जहां चाहा वहां रहा। ये कहावत तो बचपन से आपने खूब सुनी होगी, लेकिन इसको चरितार्थ करने वाले बहुत कम लोग देखे होंगे। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र के नंदुरबार के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भारूद। कोरोना के खतरे को जब देश की बड़ी बड़ी सरकारें नहीं भांप पाई थी, तब इस कलेक्टर ने दूरदर्शिता दिखाते हुए ऐसे अभूतपूर्व इंतजाम कर लिए थे जिसकी आज पूरा देश मिसाल दे रहा है। देश में ऐसे ही कोरोना योद्धाओं की जरूरत है। एबीपी न्यूज इन्हें सलाम करता है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए इस कलेक्टर की दूरदर्शिता का। ये है मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का एक छोटा सा जिला नंदुरबार। महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर से सटे इस जिले का नाम देश के बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज नंदुरबार के बारे में जानना पूरे देश के लिए जरूरी है। कोरोना काल में इस जिले के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भारूद ने जो कर दिखाया है, इसके लिए देश उनका ऋणी होना चाहिए। नंदुरबार भी महाराष्ट्र के उन इलाकों में है जहां पर कोरोना का कोहराम है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। ऐसा मुमकिन हुआ कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भारूद की वजह से, जो पढ़ाई लिखाई से एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और पेशे से एक कलेक्टर हैं। वो 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के एक आदिवासी बाहुल्य जिले कहे जाने वाले नंदुरबार को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन बड़ी भूमिका निभाता है। इस समय जब सारा देश ऑक्सीजन की कमी के संकट से जूझ रहा है और कई लोगों की ऑक्सीजन की किल्लत से मौत हो रही है, उस समय नंदुरबार में हालात बहुत अच्छे हैं। यहाँ कोरोना के इलाज के लिए हर मरीज को ऑक्सीजन मिल रहा है। नंदुरबार के अस्पतालों में न मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी है, न बेड्स की कोई कमी है और न ही आइसोलेशन वार्ड्स की कोई कमी है। तो पिछले साल हमने 20 ऑक्सीजन बेड की शुरुआत की थी। अभी लगभग 1250 के ऊपर ऑक्सीजन आईसीयू वेंटिलेटर्स बेड है जिले में। उसके साथ कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन बेड लगभग 7000 के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, जब लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक दिन में सिर्फ हमारे पास पीक जो आया था वो 190 था, लेकिन जिस तरह से ब्राजील और यूएस में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, इतना रैपिडली स्प्रेड होता डबल म्यूटेंट वायरस, तो मुझे भी लगा कि हमारी इधर भी शायद एक जरूर आएगा। और उसी के तहत हमने फिर सितंबर में एक प्लांट बनाया, बाद में फरवरी में बनाया और मार्च के आखिर में तीसरा प्लांट बनाया। हर प्लांट लगभग 600 लीटर पर मिनट इतना उसका प्रोडक्शन होता है। ये एयर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट करके प्योर करके फिर हम पेशेंट को सप्लाई करते हैं। अभी और 2 प्लांट का काम चल रहा है। अभी जो हमारे पास जितने भी बेड्स अवेलेबल है उसमें से लगभग 250 बेड्स फिलहाल वैकेंट है, जो ऑक्सीजन और आईसीयू वेंटिलेटर्स बेड है। पिछले साल सितंबर में ही जब पूरा देश लापरवाही में कोरोना संक्रमण को भूल गया था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र भारूद जाग रहे थे और दूसरी लहर की तैयारी पर नजर रख रहे थे। उस समय ही उन्होंने नंदुरबार में 2 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवा लिया था, क्योंकि वो जानते थे दूसरी लहर कभी भी आ सकती है। उनकी दूर की पार की नजर ने ही आज नंदुरबार जिले को बड़े संकट से बचा लिया। डॉक्टर राजेंद्र भारूद की वजह से ही इस समय नंदुरबार में 5 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। इनमें से 3 सरकार ने बनवाए और 2 प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों ने बनवाए हैं। जिले के 5 ऑक्सीजन प्लांट करीब 48 से 50 लाख लीटर ऑक्सीजन का हर दिन उत्पादन कर रहे हैं। नंदुरबार में 2 और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। नंदुरबार के अस्पतालों में 1250 ऑक्सीजन बेड हैं, जिनमें से कई खाली हैं। इस समय जिले में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात के भी लोगों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र भारूद ने 20,000 क्यूबिक लिक्विड ऑक्सीजन की क्षमता वाले एक बड़े टैंक की मांग को लेकर भी लिक्विड कंपनी से बात की है। इसके अलावा जिले में आरटी-पीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन की भी बड़े पैमाने में व्यवस्था की गई है। हमारा मेन स्ट्रेटेजी यही है कि कम से कम रिसोर्स में ज्यादा कैसे कर सकते हैं। तो पिछले साल सीएसआर फंड में से हमें 30 एम्बुलेंसेस मिली। खुद की आरटी-पीसीआर लैब एक में लैब है जिला में गवर्नमेंट की, उसकी 2000 के आसपास टेस्टिंग है। कोई लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, तो खुद के 3 प्लांट गवर्नमेंट के और 2 प्राइवेट के 2 प्लांट से 5 प्लांट अभी जिले में काम कर रहे हैं। और मोबाइल वैक्सीनेशन हो, मोबाइल स्वाब कलेक्शन टीम हो, जो गांव-गांव में कैंप लेके लोगों को वैक्सीनेशन चालू है। तो अप्रैल के पहले वीक में हमारे पास 1200 के आसपास केसेस आए थे एक दिन में, जो अभी रिड्यूस होके 200-250 केसेस हर दिन आ रहे हैं। मुंबई के केईएम अस्पताल से डॉक्टरी पढ़ने वाले डॉक्टर राजेंद्र उन लोगों में हैं जिन्होंने नामुमकिन से दिखने वाले काम को भी मुमकिन बना दिया। ऐसे लोगों का जिस्म तो हम और आप सा होता है, लेकिन सीना फौलाद सा होता है। एबीपी न्यूज का नंदुरबार के इस योद्धा को सलाम। तो
हमने आपको दिखाया है कि कैसे नंदुरबार के कलेक्टर के एफर्ट्स के चलते ना तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, टेस्ट भी भरपूर हो रहे हैं और बहुत सारे ऑक्सीजन आईसीयू बेड्स खाली पड़े हुए हैं। आसपास के राज्यों के मरीजों को मदद पहुंच रही है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भारूद। डॉक्टर राजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ पर। और अभी हमने रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह आपकी दूरदर्शिता के चलते आपने ऑक्सीजन प्लांट्स को लगा लिया। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर आपसे ये है कि डॉक्टर राजेंद्र भारूद, जब आप ये ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की सोच रहे थे, सरकार से आपने फंड्स डिमांड किए होंगे, कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया? क्योंकि पूरा देश उस समय सुस्त पड़ गया था जिस समय आपने इन ऑक्सीजन प्लांट्स की बात की। जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का जो नंदुरबार ज़िला है, ये एमपी और गुजरात का एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर अभी 20 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, 2 मिलियन। तो जब लास्ट ईयर वेव आ रही थी तो हमारा 75% पॉपुलेशन ट्राइबल है, तो ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सेटअप पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक छोटे से हॉस्पिटल से शुरुआत की 20 बेड से, और आज वो बेड्स की संख्या 1290 के ऊपर हो गई है, ऑक्सीजन बेड्स। तो लास्ट ईयर जब हमारे जिले में ना कोई लिक्विड प्लांट था, ना टैंक था, ना लैब थी, एम्बुलेंसेस का बड़ा शॉर्टेज था, मैन पावर का शॉर्टेज था, हॉस्पिटल्स नहीं थे। तो धीरे धीरे कुछ हॉस्पिटल कन्वर्ट किए गए, कुछ बड़े से हॉल लिए गए। हमारे जो उप जिला रुग्णालय और जिला रुग्णालय के जो पेंडिंग काम थे वो बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से पूरे करके हमारा जो गवर्नमेंट सेटअप उसको बढ़ाया गया, और प्राइवेट के जितने भी डॉक्टर्स थे सबको मोटिवेट करके उनके भी सेटअप में उन्होंने भी काफी अच्छी मदद की हमें। तो अभी फिलहाल हमारे पास 3 गवर्नमेंट के पीएसए टेक्नोलॉजी के प्लांट है और 2 प्राइवेट के प्लांट है। तो हमारा जो नीड है, हमारी जो जरूरत थी 1200 साढ़े 1200 की बेड की, वो 60% नीड जो है आज हमारा उसका प्रोडक्शन सेल्फ हो रहा है। और हमारा जो एग्रीमेंट था पुराने जो डिस्ट्रिक्ट से धुले वो सूरत से, उनमें से सिर्फ 30-40% मिल रहा है। तो अभी भी हमारे पास 12 से 15% पेशेंट बाहर के आते हैं, और अभी 2 और जगह पे प्लांट बिठाने का काम चल रहा है। और एक लिक्विड टैंक जो हमें लिंडल कंपनी से मिल रहा है 20,000 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाला। तो इससे अगर पूरे जिले में 8 पीएसए प्लांट और एक बड़ा लिक्विड टैंक बन जाता है तो जिले की जरूरत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र, क्या आप और जिलों की भी मदद कर पा रहे हैं? इतनी ऑक्सीजन है आपके पास? जी, अभी हमारा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के कारण नंदुरबार के पास बड़वानी है, यहाँ पर नीजर के लोग आते हैं, ताप्ती सूरत से आते हैं, और जो हमारे जो महाराष्ट्र के जो नियर बाय तालुका है साकरी और शिंदखेड़ा दोंडाईचा, यहाँ के पेशेंट भी इधर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। पिछले कई दिनों में मुझे ऐसा ही रिपोर्ट मिला हमारे सिविल सर्जन से और प्राइवेट डॉक्टर से कि सूरत और भोपाल के भी पेशेंट यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। काफी अच्छा लगता है। पिछड़ा जिला होने के बाद भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट में काफी बड़े पैमाने पे बाहर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र, क्या ये मैं मानूं कि आप इस तरीके से जो दूरदर्शिता दिखा पाए उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका जो बैकग्राउंड है, आप खुद डॉक्टर हैं, इसलिए आप इस खतरे को भांप पाए? क्या आपने सरकार को इस खतरे को लेकर कोई चिट्ठी लिखी महाराष्ट्र सरकार को? क्योंकि अगर आप एक डॉक्टर होने के नाते ये भांप रहे थे, आप कलेक्टर की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, IAS अधिकारी हैं, कि भाई ये इस तरह से दूसरी लहर आ सकती है, मैं नंदुरबार में सारे इंतजाम कर रहा हूँ, क्या इस तरह की कोई पहल आपने की डॉक्टर साहब? सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है वो गवर्नमेंट फंड से ही बढ़ा है। ठीक है। हमने कन्वर्जेंस ऑफ फंड्स अप्लाइड किया। जैसे हमने एम्बुलेंस लेना था तो हमने एम्बुलेंस के लिए गवर्नमेंट का फंड न यूज करते हुए माझगांव डॉग कंपनी को अप्रोच किया। वहां से हमें लगभग 30 गाड़ियां हमें मिली, जो हमारे ऑफिसर्स की गाड़ियां थी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, तहसील डिपार्टमेंट हो गया, उनके व्हीकल्स के लिए हमने डीपीसी यूज किया। प्लांट के लिए हमने डिजास्टर का फंड यूज किया, और डेवलपमेंट हमारा जो हमारे पास खुद का ही डेवलपमेंट फंड रहता है उसका फंड यूज किया, और 2 प्लांट और लगाए। और जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सेस हमने हायर किए थे, हमने 250 कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सेस हायर किए और डॉक्टर्स हायर किए, उनका पेमेंट हमने NRHM से दिया। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हमारा एक स्पेसिफिक SOP हमने बनाया था कि जिले में किस तरह से SOP हो, जैसे कंट्रोल रूम से लेके वेबसाइट से लेके हर चीज पूरी पारदर्शक हो, लोगों को समझे कितने बेड्स कौन से हॉस्पिटल में कब कब हो रहे हैं। और ये सब चीजें के बारे में कुछ इनिशिएटिव हम नंदुरबार में लिए, जैसे वेबसाइट का डेवलपमेंट हुआ या एम्बुलेंस इतनी बड़ी मात्रा में परचेस करना हुआ। जैसे एक हमारा इनिशिएटिव था ऑक्सीजन नर्स, कि जितना भी ऑक्सीजन हम हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं हर एक हॉस्पिटल का ऑक्सीजन का ऑडिट होना चाहिए, और सही मात्रा में जा रहा है, ज्यादा मात्रा में कंज्यूम तो नहीं हो रहा है, उसका वेस्टेज या लीकेज तो नहीं हो रहा है, उसको रोका जाए। तो 50 बेड के लिए एक डेडिकेटेड नर्स वो 3-3 घंटे में हर व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करती थी, और उसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो डिमांड था वो काफी कंट्रोल में आ गया।
और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ऑलरेडी बहुत सारे सर्कुलर्स इसके बारे में निकले हैं और इंस्ट्रक्शन निकले हैं। तो मुझे लगता है कि थिंक टैंक जो है ऑलरेडी अपने लेवल पे काम करता है, बट कुछ काम एज ए डीएम हमारे लेवल पे हमें करना जरूरी है, समझ में मानता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारे पर हमने की थी जी, जैसे हमारे यहाँ पे पहल हमने की थी कि हमारे पास जो वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास व्हीकल नहीं थे, तो हमने पंचायत समिति सेस में से हर ब्लॉक के लिए 2 रिमोट ब्लॉक है वहां पर 4 व्हीकल्स लेके हमारी वैक्सीनेशन टीम लोग हमारे पास आने के बजाय हम लोगों के पास जाएंगे। तो 3-4 दिन पहले लोगों का जो ट्राइबल लोग हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं टीचर्स के माध्यम से, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक ही दिन बड़ा कैंप लेके वहां पर हमारी टीम पहुंचती है और बैचेस में 50-50 के बैचेस में सभी लोगों का वैक्सीनेशन गांव में ही किया जाता है। तो एक पहल हमने की। दूसरी पहल हमने की, जो बड़ी ग्राम पंचायत है उनका जो 15 वित्त आयोग का पैसा है, तो पेशेंट के मूवमेंट के लिए उस टाइम पे गाड़ियां 30 एम्बुलेंस लाने के बाद भी गाड़ियां कम पड़ रही थी। तो हमने उनके बोला कि आप हर महीना 30,000 रुपए रेंट लेके 3-4 महीने के लिए कंटिन्यूस उनके जीप जो है वो यूज करिए। तो वो भी पेशेंट को मूवमेंट करने के लिए काफी हमारे लिए आसानी हुई। ठीक है। तो आपकी जो नंदुरबार की आबादी है, आप कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीनेट करने में सफल रहे हैं कलेक्टर साहब? अभी हमारे पास 45 के ऊपर जो हमारा टारगेट था वो 3 लाख का था, 45 साल की उम्र के ऊपर। अभी तक हमने 1,40,000 के आसपास प्लस वैक्सीनेशन डोज दिए हैं। हमारा टारगेट यही कि अभी से हम लोग 3rd वेव की तैयारी शुरू कर रहे हैं। हर रूरल हॉस्पिटल में, हर पीएचसी में ऑक्सीजन बेड कैसे उपलब्ध होगा, ज्यादा से ज्यादा मंगल कार्यालय या हॉस्टल्स वहां पर ऑक्सीजन बेड कैसे लाया जाए। मेन क्या होता है कि लोगों को कंफर्टेबल कैसे मिले। जैसे हमारा जो वेबसाइट है, मैंने इसके बारे में काफी बड़ा प्रचार किया था कि आपने अगर आरटीपीसीआर स्वैब दे रहे हैं तो आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर वेबसाइट पे डालिए, आपको रिजल्ट आपको उधर ही मिलेगा। आपको कोई भी जरूरत पड़ी, आपको एम्बुलेंस चाहिए, आपको बेड चाहिए, आप सिर्फ कंट्रोल रूम को फोन करिए, वो आपको समझाएंगे किस तरह से होगा। तो सिचुएशन ऑफ पैनिक, लोगों में डर कम होता है और लोगों को सेंटर में रख के अगर हम अप्रोच करते हैं तो मुझे लगता है काफी बड़े पैमाने में लोग प्रशासन से जुड़ते हैं। कहीं मैं अब आपसे इससे इतर आपके नंदुरबार से आगे निकलना चाहूंगी, और कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि देश, सरकार, प्रशासन भांप नहीं पाया कि दूसरी लहर इतनी फेटल हो सकती है और इतनी जिंदगियों का नुकसान हो सकता है? क्या कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम फेल हुआ कि आज इस हेल्थ इमरजेंसी से हम जूझ रहे हैं? इसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। मेरा एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेरा जिला संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक बात तो मैं समझता हूँ कि जब पहली वेव वेस्टर्न कंट्रीज में आई थी, उसके बराबर 2-2.5 महीने के बाद इंडिया में पीक करना शुरू हुआ था। जो सेकंड वेव आई थी यूरोपियन कंट्रीज में या ब्राजील, अमेरिका में, वो हमारे दिसंबर-जनवरी के टाइम पे बहुत पीक था वहां पर। तो वही प्रेडिक्शन में लगा थे कि हमारे इधर भी उसी तरह का वेव आएगा। तो हमने पहला प्लांट सितंबर में लगाया था, दूसरा प्लांट फरवरी एंड में लगाया गवर्नमेंट का, और तीसरा प्लांट मार्च में लगाया। आप भी डॉक्टर हैं राजेंद्र जी, आप भी डॉक्टर हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है? हम वैक्सीनेशन लगभग 80% आबादी को कर ही अब इस तीसरी वेव से बच सकते हैं या इस स्थिति को थोड़ा सा सुधार सकते हैं? उसमें 2 चीजें हैं। वैक्सीनेशन इतने जल्दी तो होगा नहीं, उतना प्रोडक्शन भी नहीं है। तो सबसे पहली बात, ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन फैसिलिटी बनाया जाए। हर स्कूल बिल्डिंग, हर हॉस्टल, हर पीएचसी, हर रूरल हॉस्पिटल, गांव में ही आइसोलेशन बनाया जाए। वहाँ की जो एएनएम है, वहाँ की जो आशा वर्कर है, वहाँ के जो टीचर्स है, उनको ट्रेन किया जाए कि किस तरह से पल्स लिया जाता है, किस तरह से मेडिसिन दी जाती है, किस तरह से SpO2 चेक किया जाता है। जब तक बंदे का SpO2 ड्रॉप नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट लोकल लेवल पे होना चाहिए। एक बार SpO2 ड्रॉप हुआ ऐसा लग रहा है आपको, तुरंत उसको फिर ऑक्सीजन बेड की फैसिलिटी रूरल हॉस्पिटल में या जिले के रुग्णालय में मिलनी चाहिए। अगर हम वो करते तो जो बेड के लिए जो पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो डर के कारण ही उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है कि ये पॉजिटिव हो गया, तो वहां पर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए प्रॉपरली। और हार्डली 5 से 10% लोगों को बेड लगता है आउट ऑफ 100% केसेस में। तो वो 5-10% के लिए आप बड़े जिला हॉस्पिटल में 200 बेड 300 बेड बनाइए, ब्लॉक लेवल पे बेड बनाइए, लेकिन जितना जल्दी आइसोलेशन करोगे उसका फायदा होता है कि वो स्प्रेड जो है वो तुरंत ब्रेक होता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें यानी जो चेन है अगर वो ब्रेक करना है तो गांव के लोगों को जैसे ही पॉजिटिव मिलते हैं तो वो लोग हमारे पास सैंपल देने के बजाय हमारी स्वाब कलेक्शन टीम गांव में जानी चाहिए और गांव के जितने भी 100, 150, 200 लोग हैं सबका स्वाब कलेक्ट करके रिजल्ट लेना चाहिए और जितने भी पॉजिटिव आते हैं सबको तुरंत आइसोलेट करना चाहिए। ये अगर पॉलिसी हम यूज करते हैं तो मुझे लगता है काफी बड़े पैमाने पे कोविड कंट्रोल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र, आपने जिस तरह से अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए नंदुरबार का तो कम से कम भला किया ही है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। सलाम है हमारा आप जैसे कलेक्टर्स को।
कोरोना काल में इंसानियत की हर दिन नई मिसाल कायम हो रही है। बोकारो के देवेंद्र भी ऐसे ही दोस्ती की मिसाल उन्होंने पेश की है। उन्होंने बोकारो से नोएडा का 1400 किलोमीटर का सफर तय कर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया है। ये है रांची के रहने वाले देवेंद्र को शनिवार रात को फोन आया कि नोएडा में इनके दोस्त राजन को कोरोना हो गया है और नोएडा में ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इतना सुनते ही देवेंद्र, जो कि उस वक्त रांची में थे, इन्होंने अपनी बाइक उठाई और सीधा बोकारो पहुंचे। वहां से इन्होंने ऑक्सीजन का इंतजाम किया और अपने दोस्त की कार लेकर 1400 किलोमीटर का सफर तय करते हुए नोएडा पहुंचे और अपने दोस्त की जान बचाई। तुरंत समझिए कि आधा घंटा का भी लेट होता है तो शायद मेरा आना व्यर्थ हो जाता, मगर पहुंच गया यहाँ पे ऑन टाइम में, ऑक्सीजन लगा दिया, सब कुछ अभी ठीक है, सब अच्छा है। बस जो मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर अभी खाली हो गया है, उसको रिफिल कराने के लिए मैं दर अभी भटक रहा हूँ। देवेंद्र के मुताबिक 1400 किलोमीटर के सफर के दौरान उसे कुछ मुश्किल आई, लेकिन सभी मुश्किलों को पार करते हुए वो नोएडा तक पहुंच गए। देवेंद्र के साथ राजन का भाई भी था। दोनों रविवार को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर निकले और 16 घंटे तक लगातार गाड़ी चलाते रहे। कभी गाड़ी देवेंद्र चला रहा था तो कभी राजन का भाई। इस पूरे सफर में सिर्फ एक ही बार गाड़ी रोकी। सर 1400 किलोमीटर चली थी, 1400 किलोमीटर बिना कहीं रुके हुए, बिना कहीं सोए हुए, लगभग मैं 15 घंटे में पहुंच गया था यहाँ, 15 से 16 घंटे में। काफ़ी जाम भी मिली मेरे को बनारस में, मगर वो सारे जाम को हटाते हुए, उधर से निकलते हुए मैं कोशिश किया कि मैं जितना जल्दी पहुंच जाऊं, काहे कि किसी का इस तरीके से था कि रुकना कहीं मेरे लिए संभव भी नहीं था। देवेंद्र के मुताबिक राजन उसका बचपन का दोस्त है। 10वीं तक दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। इसके बाद राजन आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया और उसकी नौकरी भी दिल्ली में ही लग गई। दोस्ती की इस कहानी ने कोरोना काल में एक शानदार मिसाल पेश की है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मदद पहुंचा रहे हैं, मिसाल पेश कर रहे हैं इस बुरे वक्त में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शंस बनाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बहरहाल आप मुझे दीजिए मातृभूमि में फिलहाल इजाजत। कल शाम 4 बजे एक बार, सोमवार शाम 4 बजे एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।